Hey all of you, Namaste and welcome back to the next lecture. Contract of guarantee, and that's what we are going to discuss in this session of ours. तो जब हमने हमारे पिछले सेशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के बारे में पढ़ा, वन ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी दैट टॉक्स अबाउट indemnifying a person in case of loss that is suffered by him, making good the loss, compensating for the loss, and that loss has been suffered by the person because of the conduct किसी एक व्यक्ति के कारण या किसी भी दूसरे व्यक्ति के कारण. तो वी मेक इट वेरी स्पेसिफिक, राइट. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में हमने क्लियरली पढ़ा था कि यहाँ पर भाई लॉस का होना बहुत जरूरी है. लॉस होगा तो ही ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने वादा करा है, प्रॉमिस करा है कि वो आपको उस लॉस की भरपाई करके देगा, ही इज गोइंग टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस, राइट. अब इससे थोड़ा सा अलग व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर डिस्कशन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जैसा कि देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, अभी यहाँ पर ना वी हैव टू कवर अप सेक्शन 126 से लेके 147. 124 से 147 इंडेमनिटी गारंटी पे बेस्ड है, हमने पिछले सेशन में पढ़ा भी था. फिर उसके बाद बेलमेंट और प्ले जाएगा और आखिर में लॉ ऑफ एजेंसी, है ना. अब अनलाइक टू इंडेमनिटी, गारंटी थोड़ा अलग है. कैसे अलग है बहुत अच्छे से समझेंगे अपन, इसको ध्यान से सुनते हैं. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगेन ऑफ कोर्स बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली, तो यहाँ भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. इसे वैसे ही बिल्कुल जैसे अपन ने अपने पिछले वाले लेक्चर में डिवाइड करा था, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर करके समझते चलते. तो ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट and this time this contract is to perform a promise. Again there is a promise that is made or discharge the liability. मतलब एक promise है that we are doing to discharge the liability of a third person. कोई तीसरा ही person है भाई यहाँ पर अभी, और वो third person की liability हम पूरी करेंगे अगर वो डिफॉल्ट करता है. That's guarantee. मतलब तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे बिहाफ पर आई एम गोइंग टू पे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज गारंटी. मुझे देना था कुछ पेमेंट, मैंने नहीं दिया, मेरे बिहाफ पे आपने दे दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज गारंटी. इंडेमनिटी में ऐसा नहीं हो रहा था. आखिर में एक बार हम वापस से फिर डिस्कस करेंगे इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस, लेकिन हाल फिलहाल में अब गारंटी को टारगेट करते हुए, भाई क्या है गारंटी. गारंटी ना असेंशियली ट्राई पार्टी अग्रीमेंट, ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट जिसको अपन बोलते हैं, तीन पार्टी, अनलाइक टू इंडेमनिटी. एक पैसा ले रहा है, दूसरा पैसा दे रहा है, और ये जो देने वाला है ना, ये देने वाला पैसा लेने वाले को पैसा इस शर्त पे दे रहा है कि भाई तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारे बिहाफ पे दूसरे को देना, और वो अग्री भी कर रहा है. So guarantee is that third person giving a guarantee that in case that first mentioned person is not able to pay to the second person, that I'm going to pay. I'm going to pay. अच्छा चलो वापस सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसको समझने के लिए. ये रहे हमारे तीन पर्सन, ये एक, ये दो, और ये तीन. तीन पर्सन कौन है? ऑफकोर्स अमन, अमन और चमन. ठीक है, तो ये है हमारे अमन, बमन और चमन. तीन पार्टी हैं अब यहाँ पर. ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अमन और बमन के बीच में. ठीक है, समझ रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अमन और बमन के बीच में, जहां पर अमन कुछ गुड्स बमन को देगा और बदले में ना बमन को उसका पेमेंट देना. तो अमन के पास से क्या निकल करके जा रहे हैं भैया? गुड्स निकल करके जा रहे हैं, और उसके बदले में पेमेंट जो है वो पेमेंट बमन देने वाला है अमन को. अब ये जो तीसरे भैया है ना चमन पिक्चर में, ये पता है क्या क्या कर रहे हैं? ये चमन एक गारंटी दे रहे हैं. ये चमन जो है हमारे, ये गारंटी दे रहे हैं, और ये इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि अगर पेमेंट नहीं आया, पेमेंट किसको देना है भाई? गुड्स अमन दे रहा है बमन को, यानी बमन बायर हो गया. अभी बायर को पैसा देना पड़ेगा, यानी पेमेंट जाएगा बमन से अमन के पास, और जो बमन नहीं दे पाया तो मैं दूंगा.
चमन क्या कर रहा है, अमन को एक गारंटी दे रहा है कि इफ बमन डज नॉट पेज, इफ बमन डज नॉट पेज, यानी कि यहाँ पर मेन चीज क्या है, पहला और प्राइमरी लाइबिलिटी किसका है यहाँ पर भाई, प्राइमरी लाइबिलिटी किसका है यहाँ पर, प्राइमरी लाइबिलिटी या प्रिंसिपल लाइबिलिटी अगर अपन बोलने जाए तो वो प्राइमरी लाइबिलिटी है आपके बमन की, टू मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स दैट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम अमन, राइट। और जो ये नहीं कर पाया, अगर वो नहीं पे कर पाया, तो फिर ऐसी स्थिति में ये पेमेंट अमन को कौन देने वाला है, ये पेमेंट अमन को देने वाला है भाई चमन, a guarantee, a guarantee that is being given by Chaman on behalf of Baman that he is going to pay, is going to pay to Aman. Got this concept? ठीक है, गारंटी का बेसिक मीनिंग समझ गए होंगे। तो यहाँ तीन पार्टीज हो गई है, अनलाइक टू इंडेमनिटी जहां पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे तीन पार्टी, अब इन तीन पार्टी का कुछ नाम भी तो होगा, मतलब क्या बोलेंगे इनको, हर जगह अमन बमन चमन ही बोलेंगे या कुछ और नाम होगा इनका, नहीं नहीं, इनका कुछ और नाम होगा। और इनका जो नाम होगा वो नाम जानने के लिए आइए हम बढ़ते हैं अपनी किताब पे आगे। पहले ये पॉइंट जल्दी से क्लियर कर लो। देखो, इट्स अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट दैट इज ओन्ड बाय अ थर्ड पर्सन इन केस अ लेटर डज नॉट पे। अच्छा, इसी को अपने 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 डायग्राम पे वापस से लगाए क्या। इट इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट, डेब्ट किसकी थी, किसको पेमेंट देना था, बामन को पेमेंट देना था। बामन नहीं दे पाया अमन को, तो चमन देगा अमन को। गारंटी किसने दी, चमन ने दी। किसको दी, अमन को दी, कि बमन नहीं दे पाया तो मैं दूं गारंटी। डिफॉल्ट होना बहुत जरूरी है, जैसे उधर लॉस होना जरूरी है इंडेमिनिटी में, वैसे गारंटी में डिफॉल्ट होना जरूरी है। भाई अगर बमन दे ही देगा तो चमन को तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। इफ बमन डिफॉल्ट्स इन पेइंग, देन इन दैट केस चमन हैज टू पे टू अमन। चलो, तो अभी इस हिसाब से यहां पर निकल करके आई कितनी पार्टीज भाई, तीन पार्टीज हो गई। ये हो गई आपकी तीन पार्टी, एक डेटर है, एक क्रेडिटर है, और एक श्योरिटी है, यानी गारंटी देने वाला पर्सन है। प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर, ये तो बायर सेलर हो गए, है ना। ये तो आपके बायर सेलर हो गए जिनके बीच में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि भैया एक गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है या वट। और दूसरा हो गया क्रेडिटर जिसके पास पैसा आना है, और बीच में होगा श्योरिटी। अब पता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कायदे से तीन कॉन्ट्रैक्ट छुपे होते हैं। एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक डीम्ड या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, अगर हम सबसे पहले बोलने जाए तो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आएगा, वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ भाई, ऑब्वियस ही बात है डेटर और क्रेडिटर के बीच में हुआ, है ना। वो आपके डेटर और क्रेडिटर के बीच में हो रहा है। डेटर को पैसा देना है क्रेडिटर को अगेंस्ट वट एवर गुड्स दैट ही हैज रिसीव्ड और सर्विसेज दैट ही हैज अवेल्ड, जो भी है, तो डेटर को पैसा देना है क्रेडिटर को। ये तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। अब इसमें एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो होता है आपके श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में होता है, और वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया, वो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि क्रेडिटर को पैसा अगर डेटर से नहीं मिला तो श्योरिटी इज गोइंग टू पे, द श्योरिटी हैज टू पे टू द क्रेडिटर। पहला ओरिजिनल प्राइमरी क्या है कि भैया डेटर को क्रेडिटर को पैसा देना, दैट्स द मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इम्प्लाइड, दैट इज लाइक यू हैव टू पे। एंड इफ ही इज नॉट पेइंग, यानी अगर डेटर डिफॉल्ट करेगा तो फिर श्योरिटी को देना है ना, श्योरिटी को देना है। किसको देना है, क्रेडिटर को। श्योरिटी को देना पड़ेगा पैसा, और ऐसा 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 थोड़ी होता है कि श्योरिटी दे जाएगा और डेटर भूल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। एक और कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या, एक इम्प्लाइड सा कॉन्ट्रैक्ट है, और वो इम्प्लाइड सा कॉन्ट्रैक्ट पता है किसके बीच में है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है आपके डेटर और श्योरिटी के बीच में, wherein the debtor has to indemnify the surety for the payment that he is giving on his behalf। ऐसा अरेंजमेंट होता है पूरा गारंटी, समझ रहे। I am giving the guarantee to pay on your behalf in case you default, but that does not mean that I will pay and you will forget it।
There is an implied contract that you have to pay for what I have paid in case the default was being made by you, and that is you need to indemnify me. तो इस तरह से 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है और इस तरीके से 2 मेन कॉन्ट्रैक्ट और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है. प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डेटर क्रेडिटर का रहता है. सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और क्रेडिटर का रहता है कि भैया डेटर नहीं दिया तो मैं दूंगा. और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट डेटर और श्योरिटी का रहता है, wherein debtor has to indemnify the surety. This is what you call indemnifying the surety as. Indemnifying. अगर मेरे बिहाफ पे आपको पे करना पड़ा तो आई हैव टू इंडेमिनिफाई द श्योरिटी. समझे था? ठीक है. एक लाइन ये जो यहाँ पर ऊपर दी गई है, गौर फरमाइएगा. गारंटी गिवन मे बी ओरल और रिटन. सो इट्स लाइक जस्ट यू हैव द इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. गारंटी भी ना ओरल या रिटन हो सकती है. इट कैन बी इम्प्लाइड थ्रू द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज ऑल्सो. समझ रहे क्या भाई? इतना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. 1, 2 और 3 पार्टी इन्वॉल्व है. 2 पार्टी मेन है. एक दूसरे के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिसमें एक डेटर बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है. डेटर को क्रेडिटर को देना है, लेकिन जो डेटर क्रेडिटर को नहीं दे पाया तो क्रेडिटर को पैसा देगा तीसरा पर्सन, और वो है गारंटी देने वाला पर्सन, जो कि डेटर के भी हाफ पे गारंटी देता है, यानी श्योरिटी है. डेटर के भी हाफ पे गारंटी देता है क्रेडिटर को कि इसने डिफॉल्ट करा तो आई एम गोइंग टू पे. एंड ऑफ कोर्स द डेटर हैज टू लेटर ऑन इंडेमनिफाई द श्योरिटी. रख के थोड़ी बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना मजा करेंगे. हैं? लेट्स टेक सम एग्जांपल. वी हैव एन एग्जांपल. सपोज मैक्स ऑब्टेन्स अ हाउसिंग लोन फ्रॉम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस. ठीक है. अब यहाँ पे डेटर क्रेडिटर श्योरिटी तीनों चीजें साथ साथ में डालते जाना तो आपको समझ में भी आता जाएगा. मैक्स क्या कर रहा है? हाउसिंग लोन ले रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से, एलआईसी हाउसिंग से. क्रेडिटर कौन हो गया? ऑब्वियस ही बात है एलआईसी हो गया, क्योंकि इसके पास पैसा आएगा. इनिशियली इन्होंने दिया है तो दे आर द क्रेडिटर, नाउ दे हैव टू रिसीव द मनी बैक. मैक्स ने हाउसिंग लोन लिया है तो ये कौन हो गया? ये प्रिंसिपल डेटर हो गया आपका. ठीक है. एंड कार्ल promises to pay LIC हाउसिंग. तो कार्ल कौन हो गया? कार्ल नहीं, कार्ल, CKARL है ना, आर साइलेंट. कार्ल ये कौन हो गया? ये हो गया आपका श्योरिटी, बिकॉज ही इज प्रोमिसिंग टू पे LIC हाउसिंग इन द इवेंट मैक्स, दैट्स द प्रिंसिपल डेटर, फेल्स टू. ठीक. तो जैसे इंडेमिनिटी में लॉस का होना एसेंशियल है, यहां पर क्या एसेंशियल है भाई? इंडेमिनिटी मोर और लेस एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा होगा. लॉस होगा तो इंडेमनीफाई करेंगे, है ना. गारंटी में क्या असेंशियल है? गारंटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखने जाएं या गारंटी के बारे में देखने जाए तो यहाँ क्या असेंशियल है? डेप्थ का होना बहुत असेंशियल. ये देयर हैज टू बी अ डेप्थ, repayment of which is guaranteed by a person in case the principal debtor defaults. So there is a depth that is essential in a contract of guarantee, and there is loss that is essential in the contract of indemnity. समझ रहे हैं? ठीक है. अब आओ देखते हैं कुछ essential features. 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, हर गारंटी में ये 5 असेंशियल फीचर्स आपको देखने मिलेंगे. इनका होना बहुत जरूरी है. दीज 5 असेंशियल फीचर्स मेक्स अप एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड. एक करके समझते जाओ. सबसे पहला प्रिंसिपल डेप्थ. अरे ये तो अपने देख ही लिया था. प्रिंसिपल डेप्थ का होना तो बहुत जरूरी है. एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेप्थ एंड दैट टू विच इज अ रिकवरेबल डेप्थ, यानी जिसके रिकवरी के चांस खत्म हो चुके हैं या न के बराबर चांस है तो फिर वो डेप्थ नहीं कंसिडर करेंगे. एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेप्थ इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. डेप्थ से सारी चीजें शुरू होती है. वो है ना वो अमिताभ बच्चन जी के पिक्चर का डायलॉग, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. जहां डेप्थ खड़ी होती है गारंटी वहीं से शुरू होती है. समझ रहे? जहां लॉस आ जाता है इंडेमिनिटी वहीं से शुरू होती है. क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है. सो दिस इज डेप्थ, रिकवरेबल डेप्थ, which is most essential for any contract of guarantee. Then comes liability, of course. Along with the debt comes the liability. Hand in hand with the debt comes the liability.
But this liability is the liability in the form of a promise whose performance is guaranteed by the surety. And such liability or promise must be enforced by law, most importantly. है ना? तो मैक्स ने एलआईसी से लोन लिया और कार्ल ने बोला कि मैक्स नहीं दे पाया तो पैसा मैं दूंगा लोन का। तो यहां पर प्रिंसिपल डेब्ट थी ना, जो पैसा एलआईसी से लिया मैक्स ने, दैट इज द प्रिंसिपल डेब्ट, एंड देन देयर इज अ लायबिलिटी that Max has to return back this loan, repay the loan along with the interest to LIC. So there is a liability. और उसकी गारंटी, ये लाइबिलिटी पूरी हो जाएगी, ये प्रॉमिस जो करा है मैक्स ने एलआईसी से दैट आई एम गोइंग टू रीपे, इसका परफॉर्मेंस गारंटी कर रहा है कार्ल. कार्ल इज गारंटिंग द परफॉर्मेंस, and in case Max do not lives up to the promise, then I am going to. It is a promise, a payment that has to be done, and something that's enforceable by law. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. समझते चल रहे हैं ना? क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? प्रिंसिपल डेप्थ का होना जरूरी है, लाइबिलिटी का होना जरूरी है. तीसरा पार्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में सारे एसेंशियल फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट के आए थे. ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन था, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज थी, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट था, लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन था. यहां भी होगा. और तीसरा पॉइंट देखो, डायग्राम में देख लो, तीसरा पॉइंट है कंसीडरेशन, और यहां पर भी तीसरा पॉइंट आएगा कंसीडरेशन. और कंसीडरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गाइस ऑफ गारंटी. In fact, without consideration, guarantee is not valid. A guarantee without consideration is actually no guarantee. It is void. It is void. So, however, there is no need for a direct consideration between the surety and the credit. श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में ऐसा जरूरी नहीं होता. देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो. कोई मैक्स वाला ही लेते हैं, मैक्स और कार्ल वाला. भाई मैक्स ने लोन लिया एलआईसी से, और कार्ल गारंटी दे रहा है कि मैक्स नहीं दे पाया तो एलआईसी को पैसा लौटाएगा कार्ल. अरे लौटाएगा वो जो आया होगा. So the liability in the form of a guarantee of the surety, that is Carl, in this case is subject to a consideration and enough consideration, and that is the payment of money first for purchasing the house or whatever it is by LIC housing to Max. भैया पहले LIC हाउसिंग मैक्स को पैसा देगा, वही तो मैक्स लौटाने वाला है, और जो मैक्स नहीं लौटा पाया तो कार्ल देगा. So this first payment of money from LIC to Max is the enough consideration for the guarantee to come into existence. अब याद देखो, श्योरिटी और आपकी क्रेडिटर के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है. चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो. गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम्पल पे आओ, ये अमन बमन पे आओ. अमन ने गुड्स बेचे, अमन को पेमेंट देना है. चमन बोल रहा है कि अमन को पेमेंट नहीं मिला बमन से तो मैं दूंगा. अरे चमन बोल रहा है अमन को पेमेंट नहीं मिला बमन से तो मैं दूंगा, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट अमन हैज टू डिलीवर द गुड्स टू बमन, क्योंकि बमन भी तो पैसा तब देगा ना. हाउ डू यू डिटरमाइन द डिफॉल्ट कमिटेड बाय बमन अनलेस गुड्स आर डिलीवर्ड बाय अमन टू बमन? समझ रहे? इसको लिखे अपन यहाँ पर. देखो पहली चीज क्या है, यहाँ पे लिखते हैं अपन ताकि आपको क्लियर है. हाँ, देखो पहली चीज क्या है आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट का, आपकी इस ट्रांजैक्शन का पहला पार्ट क्या है? अमन हैज टू डिलीवर गुड्स टू बमन. ये है आपका पहला ट्रांजैक्शन आएगा ना भाई. अब इसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा? अमन ने गुड्स दिए तो बमन को क्या करना पड़ेगा? बमन वुड बी ट्रिगर टू पे द मनी, कंसिडरेशन फॉर द गुड्स. तो बमन हैज टू मेक द payment. To whom this payment is to be made? Payment to Aman. Bas. So if goods are delivered, Baman will make the payment. And if Baman fails to, तीसरी चीज पिक्चर में आ जाएगी, है ना? और वो आपकी श्योरिटी की गारंटी हो जाएगी. If Baman fails to make the payment,
तो फिर ऐसी स्थिति में अमन को पेमेंट कौन देगा? इफ बमन फेल्स, चमन pays. चमन pays to whom? To अमन. तो भाई कंसिडरेशन एक्चुअली शुरू कहां से हुआ है? इट इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इज इनफ कंसिडरेशन that Aman has to deliver the goods to Baman, and when Aman is delivering the goods, only then you will determine. If Baman fails, Aman is going to pay. Aman is going to be paid by Chaman. समझ पा रहे थे? दोनों एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया, एलआईसी का भी, अमन बमन चमन का भी। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी इसके संबंध में एक पॉइंट और आ रहा है, और यहाँ पर सेक्शन 127 दिया है, और 127 आपसे कहता है कंसिडरेशन रिसीव बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर को मिला सफिशिएंट कंसिडरेशन, यानी गुड्स, अमन को मिले गुड्स फ्रॉम बमन। अमन वाज द प्रिंसिपल डेटर ना, तो ही रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम बमन, एंड नाउ अमन हैज टू मेक द पेमेंट, राइट? यही था ना, हमने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं करा ना। हाँ, अमन हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू बमन एंड बमन हैज मेड द पेमेंट। सो व्हेन अमन डिलीवर्स द गुड, then only the payment has to be made. Payment has to be made. समझ गए? इतना क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट? हाउएवर रिमेंबर, नो पास्ट कंसिडरेशन इज द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पास्ट में कोई चीज हुई तभी उसको मान लेंगे कंसिडरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रेजेंट टेंस में चलेगा। क्लियर इतना? अब एक और महत्वपूर्ण चीज, कंसिडरेशन खत्म हो उसके पहले एक और महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आ रही है, और वो महत्वपूर्ण चीज ये है, प्रिंसिपल डेटर भले ही इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फिर भी वैलिड हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो श्योरिटी और क्रेडिटर के मध्य का कंसेप्ट है। सो इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट, स्टिल द गारंटी वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड। However, surety should not be incompetent to enter into contract as per the Contract Act, because if the surety is incompetent to contract, then the guarantee has to be void. Because a guarantee agreement is mainly between the surety and the creditor. So if the surety itself is not capable to enter into contract, then the contract is void. Principal debtor का incapable to enter into contract होना फर्क नहीं डालता, बड़ा टेढ़ा प्रावधान है, बट फर्क नहीं डालता। समझे ना? आप बोलोगे ये तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है यहाँ पे यही इनवैलिड हो जाएगा, फिर अगर वो केपेबल नहीं है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये बोल रहे हैं, इनकेपेबल होने के बावजूद कर रहा है, ये नहीं बोल रहे। जैसे माइनर्स आर नॉट केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट नेचुरल गार्जियंस के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंसिपल डेटर इन दैट केस फिर भी माइनर ही रहेगा, बट अब वो भले ही इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गार्जियन के माध्यम से करा गया ना, एंड इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द गारंटी अग्रीमेंट। वो पूरा वैलिड रहेगा, वो प्रॉपर रहेगा, वैलिड रहेगा। समझे इतना? आया समझ में कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो चौथी कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक हमें कहती है, एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है, नो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसीलमेंट। बैक टू बैक 142, 3 और 4 तीन सेक्शंस आएंगे यहां पर। ठीक, क्या बोले हमसे कि भाई नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट of information should be done while creating a contract of guarantee. और अगर any guarantee has been obtained by the creditor or by the principal debtor by means of any misrepresentations that are being made by the creditor or with his knowledge or assent, भैया अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्रेडिटर ने गलत इंफॉर्मेशन दी, या उसको पता है इंफॉर्मेशन गलत दी जा रही है बावजूद उसके वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन दैट आर रिलेटिंग टू एनी मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। ऑब्वियसली मटेरियल इंफॉर्मेशन हैव टू बी डिस्क्लोज्ड। तो महत्वपूर्ण सूचना है, आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है, पेमेंट नहीं आ पाएगा, या पर्सन इंसॉल्वेंट है, या इंसॉल्वेंसी का पिटीशन लगा हुआ है, पेंडिंग चल रहा है, पूरे चांसेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बावजूद उसके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, क्रेडिटर अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है,
तो ऐसी स्थिति में गारंटी इनवैलिड हो जाए। Even if you're concealing the information, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence to the material circumstances, 143 आपसे मटेरियल सर्कमस्टांसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन आप बता नहीं रहे हो, कीपिंग साइलेंट ऑन दैट, तो फिर इनवैलिड। समझ रहे, क्लियर हो रहा है इतना कैसे? ठीक है, तो प्रिंसिपल डेप्थ का होना जरूरी है, लाइबिलिटी का होना जरूरी है, जिसका परफॉर्मेंस गारंटी करा गया है, कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी, कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, भले ही डायरेक्ट कंसिडरेशन श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में ना, हालांकि पास्ट कंसिडरेशन अलाउड नहीं। एंड ऑल्सो रिमेंबर, प्रिंसिपल डेटा भले ही इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो, श्योरिटी का केपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। वो जो नहीं हुआ तो फिर आपकी आपकी जो गारंटी है वो इनवैलिड हो। ठीक है, पांचवा और आखिरी पॉइंट यहाँ पर आपसे को-श्योरिटीज की बात करता है, जो सेक्शन 144 में दिया है। व्हाट इज को-श्योरिटीज? को-श्योरिटीज है लाइक एक से ज्यादा श्योरिटी अगर है ना, तो भाई अरे ये क्या ही हो जाता है, तो कीजिए। तो ये है एक श्योरिटी, दिख रहा है आपको, एक श्योरिटी दिख रहा है, और ये है दूसरा श्योरिटी। तो दो लोग मिल करके, ऐसा हो सकता है, दे कैन बी टू पीपल प्रोवाइडिंग द गारंटी, राइट? तो इट कैन बी पॉसिबल। अब हम ऐसी कोई शर्तें डाल दें कि भैया जब तक दूसरा श्योरिटी आएगा नहीं, अनलेस आप कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखो कि ये दो लोग हैं और ये मिलके गारंटी देंगे। श्योरिटी बस अपनी मनमर्जी से बोल दे कि भैया मैं तो पैसा तभी दूंगा जब ये दूसरा भी मेरे को ज्वाइन कर लेगा, ये ऐसे वैलिड नहीं होता। सी, अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन until other person has joined in it as a co-surety, the guarantee is not valid if that person does not join. मतलब ये अननेसेसरी कंडीशन, आप कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली स्पेसिफिकली लिखोगे तो बात अलग है, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं। समझ गए पांचों चीजें? Are you very through and clear with the contract of guarantee? And I believe now अभी आप contract of guarantee और indemnity के बीच में differences भी निकाल ही लिए होगे, समझ ही गए होगे कैसे दोनों अलग अलग है। एक में 2 पार्टी है, एक में 3 पार्टी, एक में लॉस जरूरी है, डेप्थ का होना बहुत जरूरी है, एक तरह का कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? तो इनको लिखना भी है भाई, रख करके नहीं बैठना है, इनको अपने को लिखना भी है। चलो अब दूसरा हेडिंग पे बढ़ते हैं आज के सेशन का, और अगला हेडिंग है गारंटी के टाइप। मीनिंग आप समझ गए, असेंशियल फीचर्स आप समझ गए, अब इसके टाइप्स भी समझ लो। 2 होते हैं इसके टाइप, स्पेसिफिक और कंटिन्यू। नेम इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर। स्पेसिफिक मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेसिफिक होगा, या एक ट्रांजैक्शन पे स्पेसिफिक होगा, बस एक टाइम ड्यूरेशन पे, एक स्पेसिफिक डेप्थ पे स्पेसिफिक होगा, है ना? सी, इट एक्सटेंड्स टू अ सिंगल डेप्थ और एनी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, और ऑटोमेटिकली जहां वो डेप्थ रीपे हो गया या ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी व्हेन द गारंटी डेप्थ इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, आपकी भी लाइबिलिटी इज फिनिश स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आपके मैक्स ने, अपना एग्जाम्पल वापस उठाते, मैक्स ने LIC से 5 लाख रुपए का लोन लिया, और कार्ल ने ये गारंटी दी है कि यदि मैक्स LIC को ये 5 लाख रुपए का लोन 5 सालों के दौरान में नहीं दे पाया, लौटा पाया along with the interest, तो ये मैं दूंगा। अब द मोमेंट 5 years is gone and this 5 lakh has been paid, काम खत्म, वो गारंटी खत्म, उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म, क्योंकि क्लियरली लिखा है 5 years में पे करना है, 5 लाख पे करना है। स्पेसिफिक डेप्थ, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है ना, क्लियर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है। 5 लाख रुपए मैक्स ने लोन लिया है LIC हाउसिंग से, 5 साल में लौटाना है, नहीं लौटा पाया तो काल देगा, लौटा दिया, काम खत्म, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन था, काम खत्म। कंटिन्यू चलता रहता है। इट इज लाइक इट्स लाइक कीप ऑन रोलिंग एंड रोलिंग। कैसे कैसे? देखो ये यहाँ पे, इट एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल अनलेस इट इज रिवोक्ड। रिवोक कैसे होगी ये भी पढ़ेंगे अपन, एक कांसेप्ट है, अगले सेशन में आएगा। डेथ से होती है, इनवैलिड हो जाए तो होती है, पढ़ेंगे रिवोकेशन। बट ये चलती रहेगी, ये कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूएशन में इट विल कीप ऑन मूविंग। कैसे कैसे? हाउ विल इट मूव? जैसे मानो
एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ गुड्स लिए और उस दूसरे व्यक्ति को पेमेंट की गारंटी दी है तीसरे व्यक्ति ने कि अगर पहला व्यक्ति तुम्हें नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जो पहले व्यक्ति ने गुड्स लिए वो थे 5 बोरा अनाज। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 5 बोरा अनाज लिया और उसका कीमत था 5,000 रुपया। एक तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गारंटी दी कि ये जो पहले व्यक्ति ने तुमसे अनाज लिया 5 बोरा अनाज और जिसका कीमत 5,000 रुपया है, ये अगर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक। अब ये 5 बोरा एक साथ नहीं उठाया पहले व्यक्ति ने, उसने पहली बार में सिर्फ 3 ही बोरा अनाज उठाया जिसकी कीमत 3,000 रुपया थी। तो 3 बोरा अनाज वो ले गया, 3,000 रुपया उसको देना था, वो उसने दे दिया, काम खत्म यहां तक। फिर 2 महीना बाद बचा हुआ 2 बोरा अनाज वो फिर लेकर के जाता है और उसका 2,000 रुपया वो नहीं देता है उस दूसरे व्यक्ति को। क्या तीसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या इवोक होगी? यस, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पे चले जा रही है, अभी खत्म थोड़ी होगी। बात थोड़ी होती है कि 5 बोरा की है कि 10 बोरा की, 5,000 की, 50,000 की। अनलेस रिवोक्ड इट विल कंटिन्यू। तो भैया गारंटी दी थी तीसरे व्यक्ति ने कि दूसरे वाले व्यक्ति ने यदि अनाज का पैसा नहीं दिया तो पहले व्यक्ति को वो पैसा तीसरा व्यक्ति दे। अब दूसरे व्यक्ति ने पहली बार में जो 3 बोरा अनाज उठाया था उसका 3,000 रुपया दे दिया, दूसरी बार में जो 2 बोरा अनाज उठाया उसका 2,000 रुपया नहीं दिया। क्या इसके लिए लाइबल है वो तीसरा व्यक्ति गारंटी देने के लिए, गारंटी पेमेंट करने के लिए एज अ श्योरिटी? हाँ, ये कंटिन्यू हो रही है, रुकी नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सर्टेन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक डेप्थ के लिए रहती है और जैसे ही वो पे हुई, वो प्रॉमिस परफॉर्म हुआ, वो डेप्थ डिस्चार्ज हुई, इट फिनिश, खत्म। बट कंटिन्यूइंग को जब तक रिवोक नहीं करोगे, अभी रिवोक के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो पढ़ना है। जब तक रिवोक नहीं करोगे वो कंटिन्यू चलेगा। इतना चलो, अभी यहां पर एक और सेक्शन पढ़ना है और 1 to 8, 1 to 7 आपने पढ़ा, 1 to 5 आपने पढ़ा, 1 to 8 जहां पर श्योरिटी की लाइबिलिटी को समझाया गया। ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। सेक्शन 1 to 8 टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। कब, कैसे, कहा। जैसे याद है अपन इंडेमिनिटी पढ़ते समय पढ़ते हैं कि इंडेमिनिफायर की लाइबिलिटी कमेंस होती है जैसे ही कमेंस होती है जैसे ही लॉस का अमाउंट सर्टन और एब्सोल्यूट हो जाता है ना। वैसे ही जब आप श्योरिटी की बात करते हैं, 5 पॉइंट है बच्चों यहाँ पे पढ़ने के। पहला पॉइंट आपसे क्या कहता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्वैग के साथ करेंगे स्वागत। स्वागत नहीं करोगे हमारा मतलब इन पॉइंट का करो करो। देखो क्या है पहला पॉइंट, liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor unless otherwise provided by the contract. Co-extensive, existing along with that of the principal debtor. तो जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है, जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी उतनी लाइबिलिटी श्योरिटी की भी रहेगी, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे भैया मैक्स ने 5 लाख रुपया का लोन लिया था LIC हाउसिंग से, काल ने गारंटी दी थी कि मैक्स नहीं दे पाए तो मैं दूंगा। अब गारंटी एग्रीमेंट में ये हो सकता है कि ये भैया काल जो है ये पूरा 5 लाख के लिए गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ 3 लाख के लिए गारंटी दे। सो when Max has taken a 5 lakh rupee loan from LIC housing, if Carl is giving the guarantee, he is by default liable to pay full 5 lakh rupees if Max is defaulting. Max अगर डिफॉल्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट देखने जाए सामान्यतः तो काल पूरा का पूरा 5 लाख रुपया LIC को देने के लिए जिम्मेदार है। That's what the nature of liability of surety is, coextensive with that of the debtor. पर आप कॉन्ट्रैक्ट में उसको चेंज कर सकते हो।
तो ये लिखा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, कार्ल इज नॉट रेडी टू गिव द गारंटी फॉर 5 लाख रुपीज। वो कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन करता है कि 3 लाख रुपीज मेरी गारंटी है, अगर LIC को ये पैसा नहीं दिया मैक्स ने तो मैं दूंगा। अब बचा हुआ 2 लाख का क्या होगा, वो LIC और मैक्स समझेंगे, हमें नहीं जाना उसमें। हम तो हाल फिलहाल में बस ये समझना चाह रहे हैं कि जितना डेटर की लाइबिलिटी उतना आपके श्योरिटी की भी लाइबिलिटी, अनलेस यू एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट। बढ़ा के तो कोई भी नहीं देगा, उतनी ही रखेगा या कम कर देगा, है ना। तो कार्ल विल नॉट से दैट आई एम गोइंग टू पे 7 लाख रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ मैक्स टू LIC. LIC does not have that much of amount as a loan to मैक्स। तो 7 लाख देना क्या, 5 लाख का ही तो लोन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है, हालांकि however the liability of the surety may be made less than that of the principal debtor by an express contract। समझा ही दिए तो मैं आपको, है ना। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया कि पहले 5 लाख रुपया का लोन है जो कि आपके मैक्स ने लिया है, और इसके अगेंस्ट कार्ल सिर्फ 3 लाख रुपया का गारंटी दे रहा है। तो एक एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप रिड्यूस डाउन कर सकते हो श्योरिटी की लाइबिलिटी। वो खुद करेगा कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा। ओके, तीसरा पॉइंट आपसे कहता है, इफ देर इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू श्योरिटीज लाइबिलिटी देन द लाइबिलिटी वुड इवोक ओनली व्हेन द कंडीशन इज फुलफिल्ड। यानी अगर आपने श्योरिटी की लाइबिलिटी के संबंध में कोई शर्त डाल रखी है, एक पूर्व, प्रायर टू दैट एक कंडीशन है that has to be fulfilled, a condition that's precedent to the surety's liability, then the surety will become liable only when the condition is fulfilled। जैसे मैक्स यदि 5 लाख रुपए LIC हाउसिंग फाइनेंस से जो लिए गए थे, कार्ल LIC को नहीं लौटा पाया, तो कार्ल वो 5 लाख रुपया LIC को देगा, बशर्ते सब्जेक्ट टू कंडीशन कि कार्ल के द्वारा सिर्फ प्रिंसिपल पेमेंट करा जाएगा और इंटरेस्ट का पैसा देने की जिम्मेदारी तब भी मैक्स की ही रहेगी। ये एक प्रेसिडेंट कंडीशन हो सकती है। तो भैया पहले तुम इंटरेस्ट का पैसा उससे वसूलो फिर मैं दूंगा, ये हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, इसमें ये भी डाल सकते हैं कि जब तक LIC हाउसिंग फाइनेंस या जब तक LIC हाउसिंग मैक्स को 3 रिमाइंडर नहीं देती, ऐसा नहीं कि एक बार पैसा नहीं दिया मैक्स ने और LIC आ जाए, LIC के रिकवरी ऑफिसर्स कार्ल के पास आ जाए। जब तक 3 रिमाइंडर नहीं जाते हैं और तब तक यदि मैक्स पैसा नहीं देता है, तब तक कार्ल देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दिस इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट, a condition that is precedent to surety's liability to evoke। वो होगा तो मैं करेगा, ये होगा तो मैं ये करेगा, समझा। ओके, दूसरा पॉइंट देखो, फिर ये अगला पॉइंट आपसे कहता है, वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी हैज टू आल्सो सीज। क्योंकि भैया दोनों को एक्सटेंसिव थे ना, दोनों का लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है ना। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट डिफेक्ट के कारण डेटर का ही लाइबिलिटी खत्म हो जा रहा है, श्योरिटी का भी खत्म हो जाएगा, श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म, सीज्ड मान ली जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल लाइबिलिटी और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में था डेटर और क्रेडिटर के। अब डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो उस डेटर की लाइबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो गारंटी श्योरिटी ने दी थी, दैट हैज टू ऑब्वियसली सीज्ड अप, राइट। चलिए 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट श्योरिटी की लाइबिलिटी के संबंध में आपसे कहता है, द क्रेडिटर हैज अ राइट टू sue द श्योरिटी directly without first proceeding against the principal debt। Now this is something big। Creditor has the right to sue the surety directly। भैया it does not impact, कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर पे केस फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। It can directly move to sue the principal, the surety itself। The creditor can directly move to sue the creditor, the surety itself
डायरेक्टली विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल। मेरे को नहीं करना प्रिंसिपल डेटर पे कोई केस फाइल। तुमने गारंटी दिया था कि तुम पैसा दोगे, इसने नहीं दिया ना, आई एम नॉट गोइंग टू, व्हाई आई डू गेट इन्वॉल्व माई सेल्फ इनटू, पहले इस पे केस फाइल करूं, फिर ये पैसा नहीं दे तो फिर तुम्हारे पास मांगने जाऊं। डायरेक्टली आई कैन गो एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट द श्योरिटी एंड श्योरिटी हैज टू पे दैट, राइट? समझ रहे ना? ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। अभी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड दैट इज सेक्शन नंबर 132, जो हमसे ये कहता है दैट वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, that one of them shall be liable on the default of the another। मतलब उन दोनों के बीच में श्योरिटी जैसा अरेंजमेंट, दो लोग एक दूसरे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करें और एक तीसरे पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करें एक सर्टेन लाइबिलिटी के लिए, और एक दूसरे से जो कॉन्ट्रैक्ट करे वो ऐसा कि भैया तुमने डिफॉल्ट करा तो मैं दूंगा। द थर्ड पर्सन नॉट इवन बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, द लाइबिलिटी ऑफ each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, although the third person may have been aware of its existence। भले उसको पता हो ना पता हो, दो लोग मिलकर के एक तीसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक सर्टेन लाइबिलिटी के लिए, और एक दूसरे से भी कॉन्ट्रैक्ट करें कि भैया हम दोनों मिलकर के देने वाले हैं इसको इतना, लेकिन अगर इसमें से एक ने डिफॉल्ट कर दिया तो दूसरा दे देगा, shall be liable on the default of the other, then the third person not even being a party to such contract, liability of each of these two persons to the third person is not affected by the existence of that second। वो तो liable रहेंगे as it is। nature of the liability along with all the examples, right? चलिए अब अगले कंसेप्ट जो आते हैं ये डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यानी कि कब उसका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, व्हेन विल इट सीज, बाय रेवोकेशन, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर हिमसेल्फ और बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट देन देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस। आज के सेशन को बस हम इतना ही सीमित रखेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रख सकें। क्विक रिकैप ले लेते हैं। बेसिकली आज के पूरे सेशन में व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव स्टडीड द बेसिक मीनिंग एज टू व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज और कैसे ये इंडेमनिटी से डिफरेंट है। अब आप अपनी आंसर्स अपनी कॉपीज में इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस लिख लीजिए प्लीज, है ना? तो सेक्शन नंबर 1 to 6 से लेके 1 to 4 और 5 जो था वो मेनली हमारे इंडेमनिटी पे बेस्ड था। 1 to 6 से लेकर के 147 टॉक्स अबाउट गारंटी। गारंटी एक ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट होता है, यहाँ 3 पार्टी होती है, एक प्रिंसिपल डेटर और एक क्रेडिटर होता है और इनके बीच में एक श्योरिटी। तो जो मेन अग्रीमेंट होता है वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। एक सेकेंडरी अग्रीमेंट होता है जो कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है, दैट इफ द डेटर डज नॉट पे आई एम गोइंग टू पे। और एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी अग्रीमेंट होता है जो कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में होता है। डेप्थ का होना यहाँ बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट देयर शुड बी अ डेप्थ। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर डेप्थ के साथ लाइबिलिटी है जिसकी गारंटी दी गई है। कंसिडरेशन का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक गारंटी नहीं होगी। देयर इज नो गारंटी, याद रखिएगा, द गारंटी इज वॉइड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। और सेक्शन 142 और 143 कहते हैं कि यदि क्रेडिटर ने अपने मैलिफाइड इंटेंशंस को पूरा करने के लिए या अपने हित का ध्यान रखते हुए मटेरियल फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करा या कंसील करा यानी छुपाया, तो वो गारंटी दी थी श्योरिटी ने वो वॉइड हो जाएगी। हालांकि 144 ये बोलता है कि श्योरिटीज के साथ को श्योरिटी को जोड़ने के लिए कोई इंप्लीमेंट करना या कोई एक अननेसेसरी प्रेशर डालना कि भैया मैं तभी पे ऑफ करूंगा जब भी को श्योरिटी आएगा, तो ऐसे ऐसे कोई कंडीशंस वैलिड नहीं मानी जाएंगी। और श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा को एक्सटेंसिव रहेगी विद दैट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द किसकी लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है? श्योरिटी की। और किसके और किसके साथ को एक्सटेंसिव चल रही है आपकी ये लायबिलिटी? हमेशा याद रखिए विद द प्रिंसिपल डेटर। तो जितनी डेटर की लायबिलिटी उतनी आपकी। अब वो भले स्पेसिफिक हो टू अ ट्रांजैक्शन और अ डेट और इट इज कंटिन्यूइंग वन, और उसकी खत्म हो जाएगी लायबिलिटी तो आपकी भी खत्म हो जाएगी एज ए श्योरिटी।
इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। इतनी सारी चीजें हुई, अब ये डिस्चार्ज कैसे होती है, क्या इसके अलग अलग तरीके हैं, और फिर हर एक पार्टी के राइट्स, जैसे हमने इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर और फाइड दोनों के राइट्स पढ़े थे, वैसे कुछ राइट्स हमें यहाँ पर भी पढ़ना है। पर आज के सेशन को हम यहीं पे सम अप करते हैं, अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना रिविजन कंप्लीट करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।